हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे HPASC SAT 2024 में आपके जो रीजनिंग के कुछ सवाल जो आ सकते हैं, उनमें से कुछ सवाल आज हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं कि आप सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए। और जिनका आज पहला दिन है उन सबको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक कोई क्लास नहीं अटेंड करी, आज आपकी पहली क्लास है, तो पिछली क्लासेस आपकी YouTube पे अवेलेबल है, उन क्लासेस को देख लेना। और साथ साथ आज से हर रोज रात को 8 बजे आपने सिविल स्टाफ हिमाचल पे आके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे साथ सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम मिलते हैं हर रोज रात के 8 बजे। तो स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले HPASC SAT का सिलेक्शन बैच जिसकी फीस पहले 2999 थी, वो आप 2400 में परचेज कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक प्रोमो कोड नोट करना पड़ेगा CSAT20। तो जब भी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, इस प्रोमो कोड को लगाना और आपकी ये फीस जो है वो 2400 हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इस डिस्काउंट को अवेल कर लीजिए, इससे पहले कि ये स्कीम बंद हो जाए और फीस वापस से 3000 हो जाए। तो जल्दी से इस डिस्काउंट को अवेल करिए और सिलेक्शन बैच परचेज कर लीजिए, जिसमें कि आपके वीडियो लेक्चर्स कवर होंगे, सारे सिलेबस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एंड क्लास नोट्स होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो चलिए देखिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करिए सभी ट्राई, सभी के सभी ट्राई करिए इस सवाल को। आपको बोला जा रहा है कि 5 लड़के हैं जो कि एक रो में बैठे हैं, ठीक है, और उनका फेसिंग क्या है? उन सबका फेसिंग है वेस्ट। ओके, तो वेस्ट फेसिंग है सारे के सारे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे जो है रो वो इस तरह से बनानी पड़ेगी, तभी उसमें जो लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं? 5 बॉयज है, वो सारे के सारे जो हैं वेस्ट की तरफ देख सके। वेस्ट की तरफ मतलब इधर की तरफ। ठीक है, उसके बाद उसने बोला, जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन उमेश एंड सुरेश। देखो, ये बिटवीन वाली इंफॉर्मेशन में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं समझ आता कि लेफ्ट में किसको बिठाना है और राइट में किसको बिठाना है। तो इसकी बजाय कोई ऐसी लाइन उठाया करो जिसमें क्लियर बताया जाए कि ये इसके लेफ्ट में बैठा है या ये इसके राइट में बैठा है। और सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन तो होती है ऐसे क्वेश्चंस में वो लाइन जो आपको कॉर्नर के बारे में बता दे कि ये कॉर्नर पे बैठा है या नहीं बैठा है। तो चलिए, यहां पे उसने आपको बोला सोहन इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, है ना। तो हमने पहले तो हमारा ये फेसिंग ना, देखो जब भी आपका लीनियर अरेंजमेंट आएगा, आपकी पूरी रो जहां भी फेस कर रही है, तो जैसे कि ये सारी रो जो है वेस्ट फेसिंग है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट टर्न नीचे होगा और इसका राइट टर्न ऊपर होगा। वेस्ट फेसिंग का लेफ्ट टर्न नीचे होगा और राइट टर्न ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर उसने आपको बोला कि सोहन इज स्टैंडिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, कि रोहन जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट तो है सबसे नीचे, क्योंकि लेफ्ट आपका नीचे है ना, तो सबसे नीचे बैठा है सोहन। तो चलिए आगे, अब आपको क्या दिया हुआ है? एक लाइन आपको ये दी हुई है कि प्रकाश इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ उमेश। ठीक है, प्रकाश कहां पर है? राइट साइड। राइट किधर है? ऊपर, यानी प्रकाश ऊपर कहीं होगा। और किसके ऊपर होगा? उमेश के। तो उमेश जो है वो नीचे की तरफ। ठीक है, और फिर एक लाइन आपको दी हुई है कि मोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन उमेश एंड सुरेश। मोहन जो है वो किसके बीच में बैठा है? उमेश और सुरेश के बीच में। तो ये देखो, ये लीनियर में आपके चारों सॉल्व हो गए। सबसे ऊपर फिर हम किसको लिखेंगे? प्रकाश को। उसके नीचे हम किसको लिखेंगे? उमेश को। उसके बाद मोहन को और उसके बाद सुरेश को। और सबसे नीचे हमने सोहन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपका सवाल क्या है कि हु इज स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रो, कि जो आपकी अदर एंड है उस तरफ कौन बैठा है? एक एंड पे तो सोहन है, तो अदर एंड पे कौन है? प्रकाश। तो आंसर आपका इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ए। तो आशा है कि आप सबको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपका इस तरह का अरेंजमेंट का सवाल आए ना, पहले तो वो जहां भी फेसिंग है उसका लेफ्ट राइट डिफाइन कर लो, पहली बात। दूसरी बात कि आपके इंफॉर्मेशन में जो भी ऐसी कोई लाइन दी हो कि वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, ये लाइन हमेशा पहले उठाया करो, क्योंकि वो एक क्लियर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप एक क्लियर पॉइंट पे किसी को बिठा सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, जिसमें कि उसने आपको क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस टू द राइट ऑफ द फिगर। इधर की तरफ यदि मिरर है, वैसे तो वो चाहे ना भी बताता, हम बाय डिफॉल्ट इधर ही लेते हैं, तो वो कह रहा है कि बताइए इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो हाँ जी, करिए इसको सॉल्व। तो चलिए देखिए, मिरर इमेज में सबसे पहले आपका 5 आएगा जो कि इस तरह से आ रहा है, फिर आपका 7 इस तरह से, है ना। तो पहले तो ये वाला 5 हमें कहां पे मिल रहा है, सब में मिल रहा है, पर ए ऑप्शन में देखो ये 5 आपका गलत है ना। उसके बाद देखो ऐसे वाला 7 चाहिए जो आपको बी ऑप्शन में भी मिल रहा है, डी में भी मिल रहा है, पर सी ऑप्शन वाला जो 7 है वो गलत है। तो आपका बचता क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी और डी। ठीक है जी, बी और डी आपका ऑप्शन बचता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, अब देखो अब जब दो ही ऑप्शन बचे हैं ना, उन्हीं में देखो किस चीज का फर्क है। अब अगर आप इन दोनों में देखते हो किस चीज का फर्क है, तो देखो 8 सेम है, एफ सेम है, ये फर्क है, इसका फर्क है। तो हम सिर्फ इसी की इमेज निकालेंगे। तो इसकी इमेज क्या होगी, ये देखो ये डी है, तो डी की मिरर इमेज में डी आपको ऐसा दिखेगा, डी बी जैसा दिखेगा। तो बी जैसा डी आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले का आंसर क्या होगा। चलिए, तो आपके सामने जो ये सवाल है, इसमें उसने बोला कि सिलेक्ट करिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल मैनर। ठीक है, कि आपको इनको लॉजिकल और मीनिंगफुल मैनर में अरेंज करना है, तो आपका वो ऑर्डर क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो देखो इसमें सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। इसमें देखो सबसे बड़ा यदि आप देखते हो, सबसे बड़ा है वर्ल्ड, है ना। सबसे बड़ा क्या है, वर्ल्ड, दुनिया सबसे बड़ी है ना। तो अब आप एक चीज देखो, वर्ल्ड मतलब नंबर 1, तो सबसे लास्ट में 1 आना चाहिए। तो लास्ट में 1 सब में आ रहा है, ए ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन हो गया गलत। ओके, अब देखो वर्ल्ड से छोटा क्या है, देखो मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इंडिया में है, अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और फिर इंडिया के बाद इंडिया है एशिया में, और एशिया है वर्ल्ड में, है ना। सीक्वेंस तो समझ आ गया। तो वर्ल्ड से पहले आपका आएगा एशिया, तो 1 से पहले 4 आएगा, जो कि आपको बी और डी ऑप्शन में दिया है, तो ये भी हो गया गलत। बस अब हमें 5th और 6th में कंफ्यूजन है, 5 और 6, महाराष्ट्र और इंडिया में पहले क्या आएगा। तो ये तो बहुत क्लियर है, महाराष्ट्र पहले आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में है, तो इसका सीक्वेंस होगा 5 और 6, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है आप सबको, क्योंकि ये उसने बोला कि लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है, ना कि डिक्शनरी ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल करिए हल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए सभी के सभी।
आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वर्ड है CGL, ठीक है, इसका ये कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये जो है इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। तो इसकी मिरर इमेज जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपका देखो ये L ऐसा सा बनेगा, है ना, उसके बाद आपका ये G कुछ ऐसा सा बनेगा और फिर आपका C ऐसा सा कुछ बनेगा। तो ये देखो LGC, ये वाला C गलत है, ये हो गया गलत। LGC, LGC बाकी सब में मैच कर रहा है, पर ये देखो इसका G गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अगर आंसर आपका इन दोनों में से कोई एक है तो ये ऐसे है, तो ये इधर को ऐसे होगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी मिल रही है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, उसने आपको बोला कि ऑड वर्ड निकालिए, फाइंड आउट द ऑड वर्ड, लेटर्स, नंबर्स, नंबर पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपने बताना है कि इनमें सबसे अलग कौन सा है। तो चलिए करिए इसको ट्राई, जल्दी से ट्राई करिए और देखिए इसमें आपके हिसाब से सबसे अलग, सबसे अनोखा कौन है। तो देखिए यहां पर ना अगर आप नंबर्स को देखो, आपकी कोई पहचान नहीं बन रही होगी खास, है ना। ऑड देख रहे होंगे, इवन देख रहे होंगे, स्क्वायर देख रहे होंगे, या इसमें ऐसा भी किया होगा किसी ने कि 8 into 2 बीच में 16 तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो अल्टीमेटली हमने क्या करना है, इसमें सम ऑफ डिजिट्स करना है। तो इसमें अगर आप सम ऑफ डिजिट्स करते हो तो 8 + 9 + 1 + 2 कितना होगा, ये होगा आपका 20। इसके बाद आपका 3 + 4 + 6 + 9, ठीक है जी। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना होता है, सम ऑफ डिजिट्स कर रहे हैं हम, तो ये आपका 6 4 10 3 13 13 9 22, ठीक है। उसके बाद ये 5 + 5 + 5 + 5 अगर आप करते हो तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 20। और उसके बाद 6 7 3 4, तो 6 + 7 + 3 + 4, तो ये अगर आप करते हो तो ये जोड़ के कितना आ रहा है, 20। तो सभी में आप देखिए सम ऑफ डिजिट्स आपका 20 आ रहा है, केवल एक ऑप्शन है जिसमें कि 20 नहीं आ रहा और वो आपका क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। यानी आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब आपका क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करिए ट्राई। चलिए, तो यहां पे आपकी जो सीरीज है आप देख सकते हैं KLM है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, P Q और R, उसके बाद आपका V W और X, ठीक है जी। तो अब अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, यहां पे ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, K की पोजीशन क्या होती है, K की पोजीशन होती है 11, P कितना होता है 16, V आपका कितना होता है देखिए 22, ठीक है। तो 11 से 16 कैसे आता है, 5 बढ़ाकर, 16 से 22 कैसे आता है, हाँ जी 16 से 22,
आपका 6 बढ़ाकर, ठीक है। m आपका 13 है, r आपका 18 है, x आपका 24 है। ओके, तो 13 से 18 कैसे आ रहा है आपका +5 करके, और 18 से 24 कैसे आ रहा है आपका +6 करके, यानी पहले +5 हो रहा है फिर आपका +6 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हमें मतलब सेंटर वाला बाद में देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट का ही जब रूल पता है तो देखो v w और x, v आपका 22 है, w आपका 23 है ना, और x आपका 24 है। अच्छा, मैं एक और रूल आपको बताना चाहूंगी, ये आपके लिए शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, सीधा सीधा रूल भी बन रहा था। ये देखो KLM PQR VWX, M से P कैसे आ रहा है, M 13 होता है, P 16 +3 करके, R 18 होता है, V 22 होता है, ये कैसे आ रहा है +4 करके, ठीक है। ये आपका कैसे आ रहा है +4 करके। तो इससे आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे +5 कर देंगे, आगे हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे, ठीक है। तो x में यदि आप +5 करते हैं, x कितना होता है 24 में +5 करोगे तो 29 आएगा। 29th अल्फाबेट कौन सा होगा, -26 कर लो, तीसरा अल्फाबेट, और तीसरा अल्फाबेट होता है C के बाद D और D के बाद E। ये है आपका सही जवाब। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, C, D और E। सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये है आपके सामने डायरेक्शंस का सवाल, डायरेक्शंस का क्वेश्चन है आप सबके सामने। चलिए करिए इसको ट्राई। आपको उसने बोला कि अ कैट इज चेजिंग अ माउस, ठीक है। एक कैट जो है वो एक माउस को चेज कर रही है। द कैट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 25 मीटर, पूरी जर्नी बनानी है और उसके बाद आपने बताना है इसका डिस्टेंस क्या है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो चलिए करिए इसको ट्राई जल्दी से। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। उसने आपको बोला कि अ कैट इज चेजिंग अ माउस, द कैट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 25 मीटर, ठीक है। कैट जो है वो 25 मीटर के लिए नॉर्थ की तरफ जा रही है, टेक्स अ राइट टर्न ले रही है एंड मूव 100 मीटर, और उसके बाद उसने 100 मीटर चल ली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो देखो वो चली है कितना 25 मीटर, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो हम पहले तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे 25 मीटर, ठीक है। राइट टर्न लेकर 100 मीटर चली, फिर उसने साउथ की तरफ टर्न किया और 25 मीटर चली, और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 55 मीटर चली। मेरे ख्याल से स्पेस थोड़ी कम है, थोड़ा इधर को मैं बना लेती हूँ आपके लिए। नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 मीटर, राइट टर्न लेकर चली 100 मीटर, ठीक है। साउथ की तरफ मुड़ी, कितना चली 25 मीटर, और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चली 55 मीटर। तो आपसे पूछ रहे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द कैट। जो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है कैट की, उसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखो ये 25-25 बिल्कुल बराबर है, जिस वजह से दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और ये 100 के पैरेलल ये कितना होगा 100, और ये कितना है 55, तो 100 + 55 आपका कितना आएगा, बी ऑप्शन, यानी 155 मीटर। तो ये है आपका सही जवाब, ठीक है जी, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ओके, तो यहां पे उसने बोला है आपको चूज करिए मिसिंग करेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स।
आपको मिसिंग करेक्टर बताना है ऑप्शंस में से। तो चलिए करिए इसको ट्राई और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 5 और 3, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5 3 जा 15, और 15 में इसको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आएगा, 19। ठीक है, ये 7 है, ये 5 है, 7 इंटू 5 आपका कितना होगा, 35। चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपका कितना होगा, 6 इंटू 4 यानी 24, और उसमें प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 29। तो उसी तरह से ये 35 प्लस 6 कितना होगा आपका, 41। यानी आपके सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 41। ठीक है, 41 है आपका सही जवाब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, ये है आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, जिसमें कि उसने आपको क्या बोला, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पेपो देखिए पेपर का कोड आपको उसने क्या दिया है, @ और उसके बाद हैश और उसके बाद एक्सक्लेमेशन। दूसरा उन्होंने दिया है एम का आंसर क्या है, देखो ये दिया हुआ है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि पैम्पर का आंसर क्या होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये फिक्स है कि जंबल्ड है ना। तो ये P की जगह पे @ है, P की जगह पे @ है, E की जगह पे हैश है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेम अल्फाबेट की जगह पर सेम कोड्स आ रहे हैं, यानी ये फिक्स का केस है। अब अगर मुझे पैम्पर को सॉल्व करना है तो P देखो @ है ना, पैम्पर में P जितनी जगह पे आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट और फोर्थ जगह पे, तो ये देखो C ऑप्शन तो हो गया गलत। इसमें ये देखो @ 5वीं जगह पे आ रहा है ना। तो अब बाकी देखते हैं, A का कोड क्या है, A का कोड ये है और M का कोड ये है, तो ये दोनों सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, इसमें आ रहा है ये स्टार आ रहा है गलत, और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला बता देगा आपका आंसर, क्योंकि आर का कोड है एक्सक्लेमेशन, तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला सवाल है आपका डायरेक्शंस का। हाँ जी, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। डायरेक्शंस का सवाल है आपके सामने। आपको उसने बोला कि रवि का हाउस जो है वो वेस्ट में है, किसके, अंकित के हाउस के। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, डिस्टेंस तो देखो दिया ही नहीं है, बस ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ही आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए सबसे पहले तो रवि का हाउस इज टू द वेस्ट ऑफ अंकित हाउस। आपने यहां पर अंकित को कहीं मार्क किया, और अंकित के वेस्ट में किसका घर है, रवि का घर है। ठीक है, रवि का हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ अंकित का घर। अंकित के नॉर्थ में किसका घर है, रवि का घर है। ठीक है, ये बना। तो उसने आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन इज रवि's हाउस विद रिस्पेक्ट टू रवि's हाउस। रवि को सेंटर ले लो, रवि को अगर आप सेंटर ले लेते हो तो रवि किस तरफ आ रहा है, हाँ जी, रवि को यदि आप सेंटर ले रहे हैं तो रवि आ रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी,
तो ये थे आपके आज के कुछ और रीजनिंग के सवाल। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का डिफिकल्टी लेवल मैंने ना थोड़ा इजी टू मॉडरेट के बीच का रखा हुआ था, ताकि देखो ऐसे ही करेंगे, कभी हम बहुत मुश्किल करेंगे, कभी हम सारी पजल्स कर लेंगे, कभी हम इजी करेंगे, कभी मॉडरेट करेंगे। तो अलग अलग लेवल के सवाल, अलग अलग चैप्टर्स के सवाल करते करते आपकी पूरी तैयारी इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आपके आने वाले CSAT में पेपर आसान हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मुश्किल हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पजल ज्यादा आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि हम हर तरह के कंसेप्ट, मतलब हर तरह के टॉपिक के साथ साथ हर तरह के लेवल के सवाल को भी हम कवर करेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए तो आपको उसके लिए हर रोज शाम के 8 बजे इस सेशन को लगाने आना पड़ेगा इस चैनल पे, सिविल स्टाफ हिमाचल। ओके, तो सिविल स्टाफ हिमाचल पे मंडे टू फ्राइडे, नोट कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे रात के 8 बजे आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो डिस्कस होते हैं। ओके, तो कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम रात के 8 बजे रीजनिंग के और इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। पर उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगी। हाँ जी, ये एक ब्लड रिलेशन का सवाल है और ये है आपका होमवर्क, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट्स में बताना है। ओके, और डेली रात को 8 बजे आपके रीजनिंग के सेशन होते हैं इस चैनल पे, जरूर अटेंड किया करो। डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय रात के 8 बजे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बट इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।